नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस.एन. भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख वैसे है 5 मई, लेकिन कल जो है मौसम खराब की वजह से जो है आप लोगों को 3 और 4 मई का करंट अफेयर्स प्रोवाइड नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग पहले जो है 3 और 4 मई का करंट अफेयर्स कर लेते हैं। उसके बाद जो है कल जो है हम लोग 4 और 5 जो भी होगा 5 और 6 का सभी का जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे सीरीज को। तो आते हैं, आज का पहला करंट अफेयर्स हम लोग लेते हैं और पहला क्या है प्रश्न वो देते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि थंबनेल पर क्या देखने को मिल रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 जो है रिलीज कर दिया गया है। यदि 2026 का स्वतंत्रता ये जो है आपको प्रेस के लिए खास करके यदि बात करें कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पूछा जाता है और इंपोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, तो यहाँ से प्रश्न अवश्य आता है। तो आइए हम लोग बातचीत करेंगे, डिटेल से बातचीत करेंगे जो प्रश्न पर बातचीत करने वाला होगा। पहला प्रश्न लेते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दिवस से ही लेते हैं और दिवस यदि महत्वपूर्ण होता है तो दिवस लेते हैं। हाल ही में एक दिवस मनाया गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, है ना। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यदि बात करें कि प्रतिवर्ष कितने तारीख को, तो यह प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मनाया जाता है। आवाज सब पूरी तरह से क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, क्लास हो रही है लाइव। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं सीधे तौर पर जो है आप बातचीत कर सकते हैं ना। आइए यहाँ पर कुछ बातें कर लेते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से संबंधित। तो भारत में जो है प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपको देखने को मिलता है कि अनुच्छेद 19, है ना। अभी केवल 19 याद रखेंगे कि प्रेस जो है आपको आर्टिकल 19 में देखने को मिलता है, जो कि भारतीयों को प्रदान किया गया है। अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है और विश्व स्तर पर प्रेस आजादी को सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा जो है 3 मई को, ध्यान रखेंगे कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया है। तो यह 3 मई जो है महत्वपूर्ण है। यह किसके द्वारा? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस जो घोषित किया जाता है यह महासभा के द्वारा, है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यह घोषित किया गया है। और हम लोगों को जो है जितने भी भारतीय हैं आर्टिकल 19 आप अच्छे से पढ़े होंगे कि भारतीय संविधान में जो है यह स्वतंत्रता से संबंधित आपको देखने को मिलता है, खासकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता भी आ जाती है। और 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का यह आयोजन करता है ना। उम्मीद है कि आप बात समझ रहे होंगे। और आज से जो है आप लोगों को जो है एक नए चैनल पर भी, वैसे पहले प्रोवाइड होती थी, लेकिन आज से जो है आपको जो सर का पुराना चैनल है उस पर भी प्रोवाइड होगी, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रेस से संबंधित है और आप इमेज पे भी देखे थे कि आपको देखने को मिला था इंडेक्स देखने को मिला था। और इंडेक्स सबसे महत्वपूर्ण, यदि बात करें कि इस सेगमेंट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, तो यही आपको देखने को मिलेगा। ये अवश्य पूछा जाता है ना, अच्छे से ये प्रश्न आपको याद होनी चाहिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में जो है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत के साथ साथ हम लोग पूरे विश्व में देखेंगे कि प्रथम स्थान पर कौन सा है, अंतिम स्थान पर कौन सा देश है, कुल कितने देशों की सूची तैयार की गई थी। कम से कम इतनी बातें यदि आप याद रखते हैं तो इतना से जो है प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं पहला प्रश्न जो यहाँ पर देखने को मिला है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स से। तो भारत का स्थान पूछ रहा है, तो भारत का स्थान जो है 157वां, है ना। ये तो आपके पास पेपर आज हो चुका है, 2-3 दिन हो चुका है, तो ये पेपर में आप न्यूज पढ़ चुके होंगे। 3 मई को ही जो है ये डेटा जारी की जाती है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यदि बात करें कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कुल कितने देशों की सूची तैयार की गई थी। तो कुल जो देशों की सूची थी 180, और 180 देशों में जो है अपना देश जो है भारत धीरे धीरे और खिसकता जा रहा है ना। तो भारत कहां पहुंच रहा है? 157वां स्थान पर। 180 देशों में देख रहे हैं कहां पहुंच गया है, 157 स्थान पर। तो क्या प्रेस की दुर्गति है ना। तो ये समझ ही रहे हैं ना, भारत में किस प्रकार का न्यूज कवर होती है वो भी आपको समझ में आता है। शीर्ष यदि 5 देश देखते हैं कि दुनिया के सबसे 5 महत्वपूर्ण ऐसे कौन से देश हैं कि जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं, तो नॉर्वे लगातार जो है 10वीं बार आपको प्रथम स्थान देखने को मिल रहा है। वहीं पर नीदरलैंड्स सेकेंड स्थान, एस्टोनिया जो है आपको 3rd स्थान, और 4th स्थान पर डेनमार्क, और 5th स्थान पर आपको देखने को मिल रहा है स्वीडन देखने को मिल रहा है।
वहीं पर बात करें कि निचले से, है ना, यदि ऊपर से ये 5 देश है तो नीचे से भी तो कोई होगा। नीचे से सबसे निचले स्थान पर 180वें स्थान पर इरिट्रिया है, 180वां स्थान है। उत्तर कोरिया, आप जान रहे हैं उत्तर कोरिया आपको कैसा शासन यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर जो है तानाशाह बोलते हैं हम लोग, लेकिन उत्तर कोरिया भी जो है आपको 179वें स्थान पर है। चीन जो है 178वें स्थान पर है। यदि बात करें ईरान तो 177वें स्थान पर है। और सऊदी अरब यदि बात करें कि आपको 176वें स्थान पर, तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है ना, नीचे से ऊपर चल रहे हैं। और अपना देश भारत तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि 180 देशों में जो है अपना देश भारत कहां पर है, अपना देश भारत जो है 157। अपने से अच्छी स्थिति में तो पाकिस्तान है। आप पाकिस्तान का नाम लेते होंगे तो आपको लगता होगा कि खराब बात, पाकिस्तान अपने से ठीक है। आइए सभी के, एक तो ये डाटा जारी की गई है, यदि डाटा बात करते हैं कि डाटा में जो है, पेन थोड़ा सा चेंज कर दें, आपको जो डाटा देखने को मिल रहा है प्रथम स्थान पर कौन सा, तो प्रथम स्थान पर नॉर्वे, ये तो आपको ठीक है। नीदरलैंड आपको सेकंड स्थान पर, एस्टोनिया, डेनमार्क, स्वीडन, ये तो आप पढ़ चुके हैं। कम से कम आप ये 1 to 5 क्रम जो है याद रखेंगे, सभी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। किसको किसको हम लोग एक नजर देख लेते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। सबसे नीचे में याद करते हैं तो सबसे नीचे में इरिट्रिया, आपको बोले थे कि इरिट्रिया सबसे नीचे में है। उसके बाद जो है आपको 179वें स्थान पर नॉर्थ कोरिया है और 178वें स्थान पर चाइना है। तो चाइना पड़ोसी है तो चाइना को रख सकते हैं यार, सबसे नीचे स्थान को याद रखना है। और अपना देश तो सबसे जरूरी है, अपना देश खोजने को मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, है ना। 157वें स्थान पर अपना देश भारत है, ठीक है। यदि बात करें अपना पड़ोसी देश, अपना पड़ोसी देश जो सबसे, अपना पड़ोसी देश जो है खास करके जो बात करते हैं कि बातचीत होती है, ये आपको है ना, कुछ भी बातें होती है पाकिस्तान से तुलना होती है, तो पाकिस्तान छोटा सा देश है, हम लोगों के करीब तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो छोटा सा देश है, तुलना क्या किया जाएगा, इसी से तुलना किया जाता है भारत का। तो भारत जो है आपको 157वें स्थान पर, पाकिस्तान हम लोगों से थोड़ा सा तो सुधार है ना, हम लोगों से कम कह सकते हैं कि ठीक ठाक स्थिति में है, 153वें स्थान पर, है ना। उसके बाद यदि भूटान की बात करें कि भूटान हम लोगों से पड़ोसी देश है, और भूटान में स्थिति यहाँ पर जबकि देखने को मिलता है दोनों प्रकार लोकतांत्रिक और राजा दोनों यहाँ पर है, और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है ना, राजा है यहाँ पर आपको भूटान में देखने को मिलता है, राजा का शासन है ना। जब राजा का शासन है तो यहाँ पर 150वें स्थान पर, तब पर भी ठीक ठाक स्थान है ना। यदि बात करें और भी हम लोगों का पड़ोसी देश, तो और जो हम लोगों का खास करके जो पड़ोसी आपको देखने को देश मिल रहा है, कुछ और भी देश होंगे, ठीक है, जो आप देश होंगे, नेपाल, हाँ ना, जिसके बारे में अच्छा स्थिति कह सकते हैं। नेपाल की स्थिति देखिए बहुत बेहतर है ना। नेपाल जो है आपको 100 यहाँ पर केवल 87 स्थान पर है ना। भूटान 150 स्थान पर, नेपाल आपको 87 स्थान पर देखने को मिल रहा है ना। इसी तरह से यदि आपके पास ये लिस्ट है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, यदि आपको देखना होगा किसी भी देशों का, तो आप देख सकते हैं कि किस देशों का लिस्ट में कहां पर स्थान क्रम रखा गया है। कम से कम इतना याद रखेंगे, 1 to 5 याद रखेंगे, नीचे से जो है कम से कम 1 याद रखेंगे, और अपना देश भारत याद रखेंगे। कम से कम 3 बातें आप तो याद रखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स सबसे जो महत्वपूर्ण है आज के सीरीज का, सबसे महत्वपूर्ण आपको यही देखने को मिलता है। पूरे विस्तार से थोड़ा सा आप बातचीत किए हैं, इतना यदि आप रखते हैं तो आपके लिए काफी है। अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आज के सीरीज का क्या है। अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है, अगला सीरीज आपको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की परिषद का अध्यक्ष जो है किस भारतीय को जो है नियुक्त किया है। यहाँ पर जो एक भारतीय को नियुक्त किया गया है, और अध्यक्ष के तौर पर खास करके BWF के बारे में, तो यह जो है पीवी सिंधु, जान ही रहे होंगे पीवी सिंधु को, और पीवी सिंधु जो है इसका अध्यक्ष के तौर पर जो है काम करते हुए नियुक्त हो गई है। ये खिलाड़ी है आपको किसका, ये खिलाड़ी से है आपको बैडमिंटन की ही खिलाड़ी है, मशहूर खिलाड़ी है पीवी सिंधु, जानते होंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, आइए बात करते हैं कि अगला प्रश्न है 2026 में किस राज्य सरकार ने AI नीति 2026 को जो है मंजूरी प्रदान कर दी है। तो AI नीति को जो मंजूरी प्रदान करने वाला जो आपको राज्य देखने को मिल रहा है, यह राज्य कौन सा है, तो यह राज्य है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र को आपको अच्छे से याद करना है ना। महाराष्ट्र के जो यहाँ पर जो मंत्रिमंडल देखने को मिलेगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, तो राज्य मंत्रिमंडल ने जो है महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको हम लोग AI बोलते हैं, नीति 2026 को जो है मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो 2031 तक आपको 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करना है, और 1.5 लाख रोजगार सृजित करना है। तो रोजगार भी बढ़ेगा, और रोजगार के साथ साथ जो आपको देखने को मिले 2031 तक 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भी आकर्षित करने का एक प्लान है, और इसी वजह से जो है AI पर जो है जोर दिया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और महाराष्ट्र का यदि नाम आया है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सभी को मालूम है। महाराष्ट्र के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है कौन है, देवेंद्र फडणवीस है। और याद रखने की आवश्यकता है आपको राज्यपाल कौन है, जिष्णुदेव वर्मा है। वहीं पर बात करें कि लोकसभा की कितनी सीटें, तो 48 सीटें, और राज्यसभा कितनी सीटें, तो 19 सीटें आपको देखने को मिलती है राज्यसभा की, है ना।
जिस प्रश्न पर शॉर्ट में बातचीत करने की आवश्यकता होगा तो उस पर शॉर्ट में बातचीत करके निकलेंगे, जिस पे विस्तार से बातचीत करने की आवश्यकता होगा उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे, है ना। आइए लेते हैं अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है, अगला प्रश्न क्या है, परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन सा हो गया। किसके बारे में बात कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बिजली पैदा करने वाला 33वां देश पूछा जा रहा है कि 33वां देश हाल ही फिलहाल में कौन बन चुका है। तो यह देश अपना ही पड़ोसी देश है, और अपना पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसका आंसर सीधे तौर पर हो जा रहा है आपको बांग्लादेश, ठीक ना। तो आपको जो रूपपुर आपको देखने को मिल रहा है ये बांग्लादेश में है। रूपपुर आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ईंधन की पहली खेप की आपूर्ति के साथ बांग्लादेश परमाणु क्लब में जो है शामिल होने वाला यह 33वां देश बन चुका है। 33वां देश यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत का ऐसा पड़ोसी कौन सा देश है कि जो कि परमाणु खास करके जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में बात कर रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ये शामिल हो चुका है, तो 33वां देश कुल मिला के बन चुका है बांग्लादेश बन चुका है। और इसका निर्माण जो है 2017 से ही प्रारंभ था, और अब जाके आपको देखने को मिल रहा है 2026 में संयंत्र प्रारंभ होने में समय लगता है ना। भारत का भी परमाणु संयंत्र देखते होंगे जो तारापुर है, तारापुर आपको 1969 ईस्वी में जो है प्रारंभ होता है, जबकि अप्सरा परमाणु रिएक्टर की यदि बात करें तो परमाणु रिएक्टर बहुत पहले आ जाता है। परमाणु रिएक्टर आपको अब 1955-56 के आसपास या 54 के आसपास, इस तरह से एक्यूरेट नहीं बता सकते, लेकिन 1955-54 के आसपास होगा, ठीक है। और संयंत्र जो है बाद में बनता है। देख लीजिएगा आप लोग रिएक्टर के बारे में, लगता है कि 1954-55 के आसपास, 1954 आसपास होगा, है ना, अप्सरा जो आती है। और उसके बाद संयंत्र तो 1969, ये तो याद है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से आपको किस राज्य को जो है पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको पंचायत उन्नति के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है कि जो कि पंचायत उन्नति सूचकांक या भी इंडेक्स से संबंधित है। तो इंडेक्स जब भी आता है आपको तो याद रखने की आवश्यकता होती है, और इंडेक्स में आपको देखने को मिल रहा है यह जो पहला स्थान आपको दिया गया है, यह किसको दिया गया है, यह दिया गया है त्रिपुरा को दिया गया है। याद रहेगा, याद रखना होगा, है ना, क्योंकि यही सब प्रश्न जो है आपको आने वाले दिनों में जो है जो भी आगामी एग्जाम है उसमें पूछने की संभावना रहेगी। त्रिपुरा लगभग जो है 80% इकाइयां आपको अग्रणी श्रेणी में, है ना, प्राप्त की है, जो देश में सबसे अधिक प्रतिशत है, और राष्ट्रीय स्तर पर जो है शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला त्रिपुरा के आपको सिपाही जिला, है ना, सिपाही आपको जिला नाम है, सिपाही जिला ये जिला का नाम है, सिपाही आपको जिला जिले जुगल किशोर नगर ग्राम समिति ने जो है 88.44 अंक के साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करता है। तो यह आवश्यक नहीं है, कम से कम आप याद रख सकते हैं, राज्य याद रख सकते हैं, आपके लिए काफी हो जाता है कि राज्य याद रखते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा की यदि बात करें कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है, त्रिपुरा की राजधानी आपको अगरतला है, और यहाँ का जो राज्यपाल है, राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू है। वहीं पर बात करें कि मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर मानिक साहा आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, और लोकसभा की मात्र 2 सीटें और राज्यसभा की मात्र 1 सीटें। यह इस वजह से याद करवाते हैं क्योंकि आपको जो है जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको ये याद रखने की उतना लगेगा कि प्रत्येक दिन जब पढ़े हैं तो आपको आसानी से याद हो जाता है। कोई ना कोई राज्य आएगा, कोई ना कोई देश आएगा, तो हम देश राजधानी सब आपको याद रख करवाते रहेंगे। यहां पर लेते हैं अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न जो आपके सामने में है, भारत का पहला एकीकृत बासमती चावल के बारे में खा रहे हैं, बासमती चावल। तो बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र के बारे में बात कर रहा है कि कहां पर यह स्थापित किया गया है। यह पीलीभीत में स्थापित किया गया है। और यदि बात करें कि पीलीभीत है कहां पर, तो पीलीभीत आपका जो डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहा है यह कहां पर, तो यह उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। तो भारत का पहला एकीकृत बासमती जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित हो चुकी है, यह उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुकी है। तो यह जो है आपको अच्छे से याद रखना है ना। तो कृषि एवं प्रसंस्कृत आपको खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको कि हम लोग एपिडा के नाम से भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के किस में, तो उत्तर प्रदेश का आपको पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन फॉर्म जो है आपको स्थापित करने के लिए 70 वर्ष के पट्टे के समझौते पर जो है ये हस्ताक्षर आपको करते हुए दिखाई पड़ रहा है। ये अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। यदि बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जब नाम आया है तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, है ना, कि उत्तर प्रदेश का तो राजधानी आपको सभी को मालूम है कि लखनऊ है। ये सब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। यदि कोई ऐसे भी छात्र हो सकते हैं कि जो आज स्टार्ट किए हों, उनके लिए भी बात करते चलते हैं, सभी के लिए बात करेंगे, है ना।
यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री शानी है योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल ये रिवीजन के तौर पर है, राज्यपाल आपको कौन है, उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल है। और लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अभी तक जो है सर्वाधिक सीटें बात करेंगे तो 80 सीटें, और राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें कहां पर, तो उत्तर प्रदेश में। वैसे भी यदि आपको सीट बढ़ेगा भी तो सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में ही रहेगी, जहां पर सर्वाधिक है वहीं पर रहेगा, क्योंकि जो जनसंख्या के हिसाब से ये जो डिवाइड होती है सीटों का। यहां पर लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न जो है आसान सा प्रश्न है। जब ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आता है तो ब्रांड एम्बेसडर आप लोगों को सीधे तौर पर जो है याद रहता है ना। क्या कोई दिक्कत, कुछ बातें आप कर सकते हैं, यदि आपको लग रहा है कि बातें करने का तो बातें कर सकते हैं, आपकी क्लास ऑनलाइन अवेलेबल है। यहां पर लेते हैं कि भारत में जो है F1 कार्यक्रम ब्रांड एम्बेसडर जो है किससे नियुक्त किया गया है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, भारत में जो है F1 कार्यक्रम का जो है ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात कर रहे हैं कि किसे नियुक्त किया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया F1 कार्यक्रम का, यह जो है श्रेयस अय्यर को अभी जो देखने को मिल रहा है। श्रेयस अय्यर एक जो है उभरता हुआ सितारा देखने को मिल रहा है, उभरता हुआ क्या, वैसे तो उभरे हुए हैं है ना, लेकिन अभी जब आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल चल रहा है, इनका नाम जो है सरपंच साहब के नाम से आप समझ रहे हैं कि सरपंच साहब के नाम से ज्यादा फेमस हो चुके हैं, क्योंकि पंजाब किंग्स के ये क्या है, कप्तान है। और पंजाब किंग्स के जब ये कप्तान है और पंजाब को जो है नंबर 1 पर अभी लेके रखे हुए, अभी तक तो नंबर 1 है, जब तक वीडियो प्रोवाइड हो रही तब तक तो नंबर 1 पर है, हो सकता है कि अब आगे क्या हो अलग की बात है, अभी तक जो है आपको नंबर 1 है। अगला प्रश्न लेते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर, और यह इंडियन स्कीमर आपके लिए महत्वपूर्ण है, खास करके पर्यावरण से संबंधित स्कीमर पक्षी के संरक्षण कार्य के लिए व्हीटली पुरस्कार, अब देख रहे हैं ये कौन सा है, व्हीटली आपको पुरस्कार 2026 से जो है किसे सम्मानित किया गया है। तो व्हीटली पुरस्कार से जो सम्मानित होने वाली है यह है परवीन शेख। कौन है, यह परवीन शेख है। और परवीन शेख को ऐसा क्यों यह प्रदान किया गया है, परवीन शेख के बारे में हो सकता है कि आप लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन यदि परवीन शेख के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि परवीन शेख जो है गंगा नदी के किनारे भारतीय स्कीमर के सामुदायिक नेतृत्व वाले संरक्षण पर जो है अपने काम के लिए इन्हें जो है प्रतिष्ठित खासकर कौन सा पुरस्कार, ये व्हीटली आपको पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। आपसे यदि पूछा जाता है कि व्हीटली पुरस्कार 2026 जो है किसे प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे एक नाम परवीन शेख का नाम है ना, जिसमें आपको देखने को मिलता है प्रयागराज तक, जो प्रयागराज आपको इलाहाबाद जिसको बोलते हैं कि प्रयागराज तक प्रयासों का जो है विस्तार किया गया है। ये क्या है विस्तार, तो आइए एक बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक थोड़ी सी छोटी सी बात करते हैं। इंडियन स्कीमर जो आपको देखने को मिलता है यह जो है धीरे धीरे जो है लुप्त प्राय के श्रेणी में आ रहा है ना, इंडेंजर के अंतर्गत आ रहा है। तो इंडियन स्कीमर एक लुप्त प्राय पक्षी है जो अपने अनूठे स्कीमिंग, जो कि पानी की सतह पर जो है सरक कर भोजन करने का यह व्यवहार रखता है ना। ये जो स्कीमिंग आपको पक्षी देखने को मिलता है, खास करके इंडियन स्कीमर, हम दिखाएंगे आपको, इमेज भी दिखा देते हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्कीमिंग करते हुए आपको ये देखते हैं, अर्थात पानी की सतह पर क्या सरक कर ये क्या करता है, भोजन को तलाश करता है, छोटी छोटी जो आपको मछली सब खाती है ये है ना, जाना जाता है। और इसकी वैश्विक आबादी जो है 10,000 से भी कम होने का अनुमान है, जिनमें कह सकते हैं कि अधिकांश जो है भारत में घोंसला बनाते हैं। ये पक्षी है, और जब पक्षी है तो पक्षी जो है आप पढ़ते होंगे ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत जो है यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ाया जाता है। कहाँ पे, तो ये ऑर्निथोलॉजी में पढ़ाया जाता है, यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता, ऑर्निथोलॉजी में पढ़ाया जाता है विस्तार से। और उसके बाद जो है यह जो खासकर जो पक्षी खास के आने वाले दिनों में यदि लुप्त प्राय है उसको इंडेंजर के श्रेणी में रखा जाता है। यदि इंडेंजर के श्रेणी में रखा जाता है तो वैसे पक्षी पर जो है कोई यदि काम कर रहा है, खास करके ये गंगा नदी में ही ये पक्षी आपको देखने को मिलती है, भारत में गंगा नदी पर देखने को मिलती है। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये पक्षी है, ये सरकते हुए जो है भोजन जो है तलाश करती है, खासकर गंगा नदी में, आसपास गंगा नदी के आसपास रखती है। और ये आप देखे होंगे, खासकर यदि गए होंगे कहां पर, प्रयाग गए होंगे तो प्रयाग में आपको ये पक्षी देखने को मिल गया होगा। और ये जो आपको तस्वीर देखने को मिल रहा है यही परवीन शेख है, जिनको कि प्राप्त हो रहा है व्हीटली पुरस्कार 2026 प्राप्त हो रहा है। तो व्हीटली पुरस्कार 2026 इनको प्रदान कर दिया गया है, तो ये याद रखेंगे परवीन शेख का नाम। लेते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न जो आपके सामने में है कि भारत की पहली कॉमर्शियल, आपको क्या है, कमर्शियल आपको सी प्लेन सेवा DGCA कहां पर जो है इसको लॉन्च किया गया है, ये आपको देखने को मिल रहा है। क्या भारत की पहली, तो भारत की पहली आपको कमर्शियल सी प्लेन सेवा को जो है DGCA के द्वारा जो है कहां पर मंजूरी दी गई है, ये मंजूरी कहां दी गई है, ये मंजूरी दी गई है लक्षद्वीप में दी गई। कहां पर दी गई है, तो ये याद रखेंगे कहां पर दी गई है, तो ये लक्षद्वीप में दी गई है ना। तो लक्षद्वीप आपको केरल के आपको देखने को मिल रहा है, केरल राज्य से भी जा सकते हैं, केरल से भी जा सकते हैं,
यहाँ पर जो है डीजीसीए ने जो है मंजूरी प्रदान कर दी है और मंजूरी के साथ आपको देखने को मिल रहा है आपको स्काई होप भारत की क्या, तो स्काई होप जो है भारत की पहली कॉमर्शियल आपको सी प्लेन एयरलाइन बनने के लिए पूरी तरह तैयार है और ऑपरेशन का जो है पहला चरण लक्षद्वीप के खूबसूरत द्वीपों पर जो है केंद्रित होगा और यह रूट जो है 5 द्वीपों को आपस में जोड़ेगा और उन्हें जो है भारत की मुख्य भूमि से भी जो है लिंक करेगा और ये सेवा जो है 19 सीटों वाला विमान से शुरू होने वाला है और यह छोटा सा आपको विमान जो है लक्षद्वीप की सैर कराने वाला है, तो लक्षद्वीप की सैर कराने वाला है, इसलिए याद रखेंगे। और अभी जो यदि आप लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो केवल एक ही रास्ता, ऐसा नहीं कि आप किसी भी रास्ते कहीं से नाव पकड़े चल दिए, ठीक है, ऐसा नहीं है, है ना। उसके लिए भी जो आवेदन करना पड़ता है अपने भारत में अपने ही क्षेत्र में जाने के लिए आपको आवेदन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं बोल रहे कि आप पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा और आवेदन के द्वारा जो है कौन कहां जा रहा है उस पर जो है सरकार की नजर रहती है। अभी जो है केवल केरल से ही जा सकते हैं, है ना। आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट ये था। हम जो है इसी तरह प्रत्येक दिन आपके लिए कम से कम 10 क्वेश्चन लाएंगे और अंत में जो है आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लड़कों से जो है प्रश्न पूछे थे जिसका कुछ छात्र जो है मेरे चैनल पर जो है आंसर दिए हैं। आप लोग जो आज से प्रोवाइड होगी आपके चैनल पर, तो आप लोग भी आंसर देने का प्रयास करिएगा यदि आपको लगता है कि आप प्रश्न जानते हैं। पहले ये प्रश्न का जवाब देख लेते हैं। निम्न में से जो है कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर, दो बार कौन लिख दिए, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर जो एक बार छांट देना है। तो आपको निम्न में से आपको देखने, चलिए यहाँ पर वाला कौन हटा देते हैं, ये वाला, निम्न में से कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन गई है, तो यह बन चुकी है, कौन बन चुकी है, रितिका श्री बन चुकी है। और रितिका श्री आपको बताया था कि रितिका श्री जो है दक्षिण भारत की है ना, तो ये आपको पहली क्रिकेट अंपायर खास करके जो है ट्रांसजेंडर के क्षेत्र से आ रही है, तो आपको ये रितिका श्री को याद रखना है। और एक प्रश्न जो है जाते जाते आपके लिए छोड़ के जाते हैं, ये प्रश्न का जवाब आपको देना है। यदि आपके पास जानकारी है तो जवाब देने का प्रयास करेंगे, यदि नहीं है तो मेरे चैनल पर जो है पिछला वीडियो है और आपको जो है प्रोवाइड होगी, पीडीएफ भी प्रोवाइड होगी। यदि आपको आवश्यकता है तो सर के चैनल पर पीडीएफ भी रहेगी, मेरे भी चैनल पर पीडीएफ रहेगा, दोनों चैनल पर जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम के लिंक पर जो है पीडीएफ प्रोवाइड होगी और यहां से ये प्रश्न का जवाब आप देने का प्रयास करेंगे। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं वह भी बात कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह का जीएस संबंधित कुछ भी फैक्ट चाहिए तो वह मिल जाएगा आपको, है ना। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर किया गया है। मेरे द्वारा ये प्रश्न आपको छोड़ के जा रहे हैं कि आपको जवाब देना है। ये प्रश्न का जवाब क्या होगा, आज का प्रश्न जो है आपके लिए है। यह प्रश्न कि आप लिखेंगे, इसका जवाब उचित आंसर आप लिखने का प्रयास करेंगे जो भी आपको सही लगे, है ना। तो आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट रखते हैं यहीं पर। इसी तरह से जो है प्रत्येक दिन आपके लिए जो है मिलता रहेगा। कल से जो है लाइव क्लास आपको लगभग दोपहर को होगी और उसके साथ साथ जो है आपको सर के नए चैनल पर जो है आपको प्रोवाइड होगी एमसीक्यू भी प्रोवाइड होगी। जो मध्य निषेध का सीरीज चल रहा था, मध्य निषेध का सीरीज बीच में जो है थोड़ा सा समय के अभाव की वजह से प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे, लेकिन कल से जो है पूरी तरह से आपको प्रोवाइड होगी, दोपहर को प्रोवाइड होगी। रखते हैं आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।